नमस्कार प्यारे साथियों। आज इस क्लास में हिंदी व्याकरण और रचना के अंतर्गत वासुदेव नंदन प्रसाद की ऑथेंटिक बुक का कवर करेंगे। आज यह क्लास 3 से 4 घंटे की होने वाली है। फर्स्ट क्वेश्चन होगा वर्णमाला से। वर्णमाला जो है हिंदी व्याकरण का स्तंभ माना जाता है। इस वर्णमाला के बिना आप आगे की कल्पना नहीं कर सकते हैं। बहुत चीज़ों को हमने एनालिसिस करते हुए लगभग 5 क्लास से जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा होते हैं उनके लिए खास करके है। इस क्लास में यदि आप अधिक नंबर लाना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं तो मन से पढ़िए। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहीं पे है कि मानक हिंदी में वर्णमाला की संख्या कितना होती है, तो 52 होती है। सेकंड है स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। यह क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने बचपन में इस तरह के चार्ट अवश्य देखे होंगे। तो वर्णमाला जो होता है, कहने का अर्थ है कि कई वर्णक को समूह को वर्णमाला कहा जाता है। जिस प्रकार कई फूलों को मिला करके एक फूलों का हार बनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार कई वर्णों को मिला करके वर्णमाला तैयार किया जाता है। वर्णमाला 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। इसलिए आपको रटना नहीं है, ट्रिक के माध्यम से पढ़ना है। कुछ पॉइंट है, इसे आप नोट कर लेंगे। ध्वनि शब्दों के आधारशिला है, जिसके बिना शब्द की कल्पना नहीं की जा सकती है। या ई आदि जब मनुष्य के वाग्दंदियों द्वारा व्यक्त होते हैं तब ये ध्वनियाँ कहलाते हैं, तथा लिखित रूप से अर्थात धरातल में, कॉपियों में, कलम, ठीक है, किताबों में इसे वर्ण नाम दिया गया है। वर्ण नाम दिया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा। कोई भी चीज नाम दिया जा सकता है, लेकिन नहीं, वैज्ञानिकों ने तय किया कि इसी को वर्ण कहा जाएगा। दूसरा बात है वर्ण की परिभाषा समझे। वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है या विभक्त नहीं किया जा सकता, उसे वर्ण कहा जाता है। वर्णमाला का क्लास जो है, इसके बिना व्याकरण मजबूत करने की कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। स्वर वर्ण कितने होते हैं, 11 होते हैं। व्यंजन वर्णों की संख्या 39 होती है। स्वर वर्ण कितने होते हैं, जैसे या, ई, बड़ी, इस तरह से टोटल मिला करके 11 हो गए। इनकी मात्रा ठीक है, यह की मात्रा इसका कुछ नहीं होता है, चिन्ह, बाकी सब का होता है। ये जो री है, इसका चिन्ह जो है से इसका बना हुआ है, ध्यान रखेंगे। बाकी सब आप अपने आंखों से देख सकते हैं। यदि आप पीडीएफ के लिए संपर्क करना चाहते हैं तो इस नंबर से कांटेक्ट आप कर सकते हैं। सभी विषय की यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी। आप यदि नेट, जीआरएफ, टीजीटी, पीजीटी देना चाहते हैं तो सभी चीज़ों की यहाँ पे उपलब्ध है। मात्रा के आधार पर स्वर के 2 भेद बताए गए हैं। कौन कौन? लघु स्वर और एक गुरु स्वर। लघु स्वर का दूसरा नाम हस्य स्वर भी है और गुरु का दूसरा नाम दीर्घ भी है। बात करेंगे इसका गुरु क्यों नाम रखा गया है। तो गुरु इसलिए नाम रखा गया है कि यदि बाल घात वगैरह आप पढ़ेंगे, आगे बताएंगे, तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि गुरु स्वर क्यों बोला जाता है। रस छंद में वहां पे गुरु और लघु का ही वर्णन किया जाता है, बोला जाता है। हास्य स्वरों की संख्या 4 होती है और दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है, जैसा कि आप यहाँ दिखाई दे रहे हैं। यदि बात करें तो हास्य स्वर को एक मात्रिक बोला जाता है और दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक बोला जाता है। जहां पर भी छंद में ये सब दिखाई देगा, या, ये, ऊ, वहां पे आपको 2 मात्रा लगाना पड़ता है। उसी प्रकार कुल व्यंजनों की संख्या 39 मानी गई है और मूल व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई है। स्पर्श व्यंजन कितने हैं, तो 25 हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 हैं, अंतस्थ या अलावा। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है। इसे भी बताएंगे कि आगे कौन कौन है। बहुत सारा संक्षेप में हम नहीं बताने वाले, विस्तार से बताएंगे। उत्प्रेक्षित दिग्गु व्यंजनों की संख्या 2 है। मूल व्यंजन 33 है। कवर्ग, इसकी उच्चारण स्थान को कंठ से होता है। उसी प्रकार चवर्ग का उच्चारण स्थान तालव्य है और टवर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धन्य है। तवर्ग का उच्चारण स्थान दंत्य है। इसीलिए इस न को दंतना
नाम भी दिया जाता है, यह बोला जाता है। पवर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 मानी गई है। अंतस्थ व्यंजन या रलवा है, यह भूलेंगे नहीं, इनकी संख्या 4 है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 है। संयुक्त व्यंजन 4 है। अब संयुक्त व्यंजन किस तरह से बनते हैं उसे भी हम आगे बताएंगे। देख लीजिए, उत्प्रेक्षित या दिगु ड को बोला गया है। हिंदी स्वरों की वर्गीकरण के उच्चारण की दृष्टि से देखें तो वह अग्रभाग और पार्श्व भाग, मध्य भाग, ये 3 भागों में बांटा गया है। अग्रभाग जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर नीचे उठता है उसे अग्रभाग कहा जाता है। अग्रभाग कहने का अर्थ है जीवा हमारे बीना की तरह है। बीना में यदि तार न होता तो बीना में सुरों की आवाज नहीं निकलती। बीना में 7 सुर निकलते हैं। उसी प्रकार हमारे मुंह के अंदर जीवा का बहुत बड़ा योगदान है। यदि आप इसे कल्पना नहीं कर सकते हैं जीवा के बारे में, इसे पकड़ करके देखें तो कोई भी स्वर, कोई भी शब्द का उच्चारण आप नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार हारमोनियम में या गिटार में यदि आप तार पकड़ लें तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि उसमें सुर निकलेंगे। इसीलिए उसमें एक जगह हिलाने से 7 सुरों का निर्माण हुआ है। ठीक उसी प्रकार जिह्वा के द्वारा हमारे मुंह में अनेक वर्णों का उच्चारण होता है। यह काम जो है केवल जिह्वा का काम है। कहीं पे बायां में टच करता है, कहीं दायां में टच करता है, कभी ऊपर तो कभी नीचे। हर शब्द का उच्चारण स्थान अलग अलग होती है। मध्य भाग, इसके उच्चारण में जीभ का मध्य भाग थोड़ा ऊपर उठने लगता है। इस क्रिया से केवल यह का उच्चारण होता है। पश्य भाग जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पिछड़ा भाग, ठीक है, अर्थात पीछे का भाग सामान्य स्थिति में ऊपर उठता है उसे पश्य स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या जो है से 5 है। कौन कौन? या, उ, बड़ी उ, ओ और या, ठीक है, ये पश्य स्वर के अंतर्गत आते हैं। विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं आप इन्हें भी देख लें। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। एक से अधिक वर्ण के मेल को अक्षर बोला जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 बताई गई है। भाषा के लघुत्तम इकाई को शब्द कहा जाता है। लिपि और चिन्ह के क्रमबद्ध समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है। आप समझ में आ गया होगा आप सभी को, ठीक है। कौन सा मूल दीर्घ स्वर है? या, ई और उ, ये मूल दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। अनुस्वार तत्सम और तद्भव दोनों हो सकते हैं। जैसे यह पर हम लोग अनुस्वार देते हैं, जैसे क, ये सब क्या है? दोनों तद्भव और तत्सम दोनों हो सकते हैं। और एक विसर्ग भी। छोटी और बड़ी एवं त्र स्त्रीलिंग वर्ण के अंतर्गत आते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपको चकमा दे सकता है एग्जाम में। व्यंजनों का वर्गीकरण आगत के शब्दों से यहाँ पे इसे या के रखा गया है। मध्य स्वर यह है। हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या 10 बताई गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और स्वरों की संख्या 11। कभी पूछेगा शुद्ध स्वर कितने हैं तब आप लगाएंगे 10 पर, ठीक है। और ऐसी पूछ देगा सिंपल तो आप 11 लगाएंगे। नुक्ता का प्रयोग सर्वप्रथम राजा श्री प्रसाद सितारे हिंद ने शुरू किया था। जैसे यहाँ नुक्ता लगा हुआ नीचे देख लीजिए। मुख के आधार पर, जैसे हमारे मुख है, मुख मतलब मुंह होता है, इसके आधार पर 2 स्थान दिया गया है शब्दों को, एक समृद्ध स्वर और एक विवृत स्वर। जिस प्रकार आपके घर में 2 मालिक होते हैं, एज के अनुसार, उम्र के अनुसार, एक दादा होते हैं और उनके फिर बेटा मालिक होते हैं, तो दोनों का स्थान 2 जगह होती है। उसी प्रकार मुख के आधार पर यहाँ दोनों का स्थान अलग अलग है। समृद्ध स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे कम खुलता है। मुंह मतलब जैसे आप देखेंगे ओठ की जो खुलने की प्रक्रिया है, किसी शब्द में ज्यादा तो किसी शब्द में कम खुलती है। इस क्रिया को समृद्ध स्वर कहा जाता है। लगभग बंद रहता है इसमें, ठीक है। समृद्ध स्वर में ओठ जो है से, मुंह जो है से बंद रहता है। जैसे ई, बड़ी ई, ऊ, छोटी ऊ, री, ये सब समृद्ध स्वर के अंतर्गत आते हैं। विकृत स्वर
जिस स्वर के उच्चारण में मुंह सबसे अधिक खुलता है उसे विकृत स्वर कहा जाता है। विकृत का ट्रिक लगा लेंगे, विकराल रूप। जिस प्रकार हनुमान जी ने जब समुद्र के लांग रहे थे, जा रहे थे श्रीलंका, तो वहां पे बीच में एक राक्षस आ गई थी जो बहुत बड़ा मुंह खोल करके परीक्षा लेना चाह रहे थे कि कितना बुद्धिमान है, ज्ञान है कि नहीं। या के उच्चारण स्थान इसके अंतर्गत आते हैं। एक आते हैं अर्ध समृद्ध स्वर, इससे भी कम खुलेंगे। समृद्ध स्थिति में कुछ अधिक खुलता है, ठीक है। अर्ध समृद्ध स्वर जो समृद्ध स्थिति में कुछ अधिक खुलता है, अर्थात मुंह के आधे से कम खुलता है। जैसे ये और वो, इनको आप खुद ही अभ्यास करके देखने की चीज है। अर्ध विपरीत स्वर विपरीत की तुलना में थोड़ा कम खुलता है, अर्थात मुंह आधे से ज्यादा खुलता है। जैसे या, ये, वो और या, ये इसके अंतर्गत आते हैं। ओष्ठ मुखाकृति के आधार पर, अर्थात ओठ हमारे आगे के हिस्सा भी बहुत योगदान निभाते हैं। इसके आधार पर दो तरह से बांटा गया है, वृत्तमुखी और वृत्ताकार। इसी को रखा वे स्वर जिसका उच्चारण करते समय ओष्ठ गोला हो जाता है, जैसे इस तरह से गोलाकार धारण कर लेता रूप, ठीक है। वृत्त जैसे आकृति ग्रहण कर लेता है, जैसे वो, बड़ी वो और या, ये वृत्तमुखी कहलाते हैं। अवृत्ताकार वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठ गोल नहीं होते हैं, अपितु फैल जाते हैं, उसे वृत्ताकार कहा जाता है। या ई और बड़ी, ये वृत्ताकार कहलाते हैं। व्यंजनों का वर्गीकरण और उच्चारण। कंठ का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। तालव्य वैसे शब्दों को बोला जाता है, वैसे जगह को जहां मूर्धा के मुंह के भीतर की छत को तालव्य का नाम दिया गया है। मूर्धन्य मुंह के भीतर की छत आप खुद ही चेक कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। दंत ऊपरी दांतों के, ठीक है, निकट से जो निकलता है, टच करता है, उसे दंत नाम। ओष्ठ दोनों ओठों को ओष्ठ नाम दिया गया। तालव्य तालु मुंह के भीतर की छत को। कभी कभी आप गर्म में चीज खाते हैं तो ऊपर की चीजें क्या होती है, ऊपर की चमड़ा बहुत ही मुलायम होती है, जिस कारण से सबसे पहले प्रभाव वहीं पे पड़ती है। तो तालव्य उसी जगह को बोला गया है। वात से दंत या मसूड़ा, दंत मसूड़े को वात से बोला गया है। आपने कभी कभी आपका मसूड़ा क्या होता है, फूल जाता, दर्द देता होगा। आप अभ्यास करके देख सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। दंतोष्ठ ऊपर के दांत तथा निचले के दांत के बीच के भाग को दंतोष्ठ बोला जाता है, दोनों को, ठीक है। मूर्धन्य मूर्धा के भीतर की छत को अगला भाग को मूर्धन्य कहा जाता है। स्वर तंत्रीय स्वर अंतर कंठ के भीतर स्थित को स्वर तंत्रीय कहा गया है। उत्प्रेक्षित जिनके उच्चारण में जीभ ऊपर उठ करके झटके के साथ नीचे के आए उसे उत्प्रेक्ष कहा गया है। अनुस्वार और पंचम के प्रयोग समझते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, हिंदी लिखने समय गलत लिखते हैं। यदि कोई पंचमा वर्ग ये वर्ण स्वर रहित हो तथा उसके बाद उसी वर्ग के कोई अन्य वर्ण आए तो वो पंचमा अक्षर अनुस्वार में बदल जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने देखा होगा त, थ, द, ध और दंतना, ठीक है। दंतना नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इसकी उच्चारण दंत से होती है। अब यहाँ पे देखिए, द में हिंदी के पहले देख लीजिए, द आ गया, उसके बाद न का उच्चारण आ रहा है, पंचमा अक्षर आ रहा है, तो ये पंचमा अक्षर जो है से बिंदु में कन्वर्ट हो जाएगा। किस रूप में? बिंदु में परिवर्तन हो जाएगा। कंपन ये बिल्कुल गलत है, ये सब अशुद्ध है। आपको कहीं भी दिखाई देगा तो आप इस पर टिक नहीं लगाएंगे। कंपन ये सही है, दोनों। नंदन वहां पे आता है कि कौन सा शब्द शुद्ध है अशुद्ध है, तो इन बिंदुओं को आप ध्यान रखेंगे तभी आप सटीक आंसर दे पाएंगे। पंचमा अक्षर स्वर रहित हो तथा उसके या वह ह आए तो पंचमा अक्षर अनुस्वार में नहीं बदलेगा। क्या नहीं बदलने की यहाँ चर्चा किया है। पंचमा अक्षर जैसे य व और ह आ जाएगा, तो जैसे पुण्य, ठीक है। म देखिए यहाँ पे पंचमा अक्षर आया है तो क्या परिवर्तन हो रहा है? नहीं हो रहा है। उसी प्रकार थर्ड है, मूर्धन सा, दंश सा और तालव सा से पूर्व केवल अनुस्वार का ही प्रयोग होता है, यंश और हंस। ये दो बिंदु आपको ख्याल रखना है। यदि सम उपसर्ग के बाद अंतस्थ या उष्म वर्ण से आरंभ होने वाला शब्द आए तो निश्चित रूप से अनुस्वार का प्रयोग होगा, जैसे समजोड़हार, समाहार, समजोड़ योग, संयोग। यहां पे पुनः आप विचार करें,
जैसे समाहार में देखिए क्या कहता है टॉपिक, उस पर ध्यान रखना है। अंतस्थ या उस वर्ण आए प्रारंभ में, ठीक है, तो शब्द आए तो निश्चित रूप से अनुस्वार का प्रयोग होगा। जैसे समारा नासिक, देख लीजिए नासिक जो है पांचवा अक्षर हर एथी में, त थ द ध दंतना में देखिए पांचवा अक्षर आया, च छ ज में क ख ग में ड आता है, तो इसी को नासिक व्यंजन कहा जाता है। नासिक का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। आयोगवा हिंदी की वर्णमाला के अनुस्वार, आयोगवा हिंदी के वर्णमाला के अनुस्वार को तथा विसर्ग को य का आधार लेकर के यंग या यह के रूप में दिखाया जाता है, इसे आयोगवाह नाम दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुस्वार और विसर्ग दोनों स्वर भी है, व्यंजन भी है, जैसे, ठीक है, यह भी याद रखेंगे। अब मूर्धन सा और दन सा और तालब ये सा का स्थान देखेंगे। तालु से उच्चारण होने के कारण, ठीक है, इस स को तालब ये सा नाम दिया गया है। आप भूलेंगे नहीं। आज जिह्वा के स्थान से उच्चारण होने के कारण इधर इस शब्द को, इस स को मूर्धन स नाम दिया जाता है। और जिह्वा मतलब मूर्धा से होता है। क्या होता है? जिह्वा मतलब मूर्धा से होता है, इसी कारण इसका नाम मूर्धन स नाम दिया गया है। एक होता है दंत से, इसका नाम दंत स है। अब तीनों स में कंफ्यूजन है, लोग भूल जाते कौन मूर्धन स है दंत स है, तो आपको यह बात भूलना नहीं है। तालु मतलब देखिए स जो है से थोड़ा सा अंतर है यहाँ पे दंत में, तो आप अपने से खुद से ट्रिक लगा लेंगे। तो दंत के स्थान से उच्चारण होने के कारण इसे दंत स बोला गया है, दंत स, ठीक है, आप तो भूल नहीं सकते हैं। शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं तब इस क्रिया को स्वघात या बालघात भी कहा जाता है। यदि आपसे पूछे कि बालघात किसे कहते हैं, तो आपका सटीक आंसर होना चाहिए कि जब हम कभी किसी शब्द को उच्चारण करते समय जोर देते हैं, बल देते हैं, ठीक है, एक 4 नंबर में गाड़ी यदि नहीं चढ़ती है तो क्या करते हैं, 1 नंबर लगा देते हैं, घाटी रहती तो वहां पे तो बल लगता है अधिक। तो उसी प्रकार शब्द बोलते समय, हमें उच्चारण करते समय कोई कोई शब्द ऐसे होते हैं जहां पे अधिक बल जोर से देना पड़ता है। जैसे इंद्र, देखिए बोल करके, विष्णु, दुखा या दुख, तो ये सब बाल घात कहलाते हैं। हरि, प्रीति, चलता है या पर, तो ये बाल घात शब्द कहलाएंगे। आप कभी भी ऐसे शब्दों से भूल नहीं सकते हैं और गलत नहीं कर सकते हैं। इस तरह से हमने आज बताया हो। उसके बाद और भी इस वर्णमाला के अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक हैं। सेकंड है कि प्राण तत्व के आधार पर, देखिए बहुत सारे वर्णमाला में टॉपिक है, इसलिए वर्णमाला पर जो पकड़ कर पा लिया, इसीलिए हिंदी व्याकरण का स्तंभ है वर्णमाला, ठीक है। देखिए प्राण तत्व के आधार पर दूसरा पॉइंट होगा। वर्णमाला जो है से हिंदी व्याकरण का स्तंभ माना जाता है, इसके बिना आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि आपका व्याकरण मजबूत होगा, ठीक है। तो प्राण तत्व के आधार पर 2 भागों में अल्प प्राण और महाप्राण के रूप में बांटा गया है। अल्प प्राण जिन अक्षर के उच्चारण करते समय मुंह से वायु और फेफड़ों से वायु कम निकलते हैं, उसे अल्प प्राण का संज्ञा दिया गया है। जैसे आपने बेहोश अवस्था में जो प्राणी रहता है तो वह तो न तो मरा हुआ रहता है और न जिंदा रहता है, उसे बेहोश कहा जाता है या मूर्छित बोला जाता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी है, उसका प्राण क्या रहता है, अल्प रहता है, ठीक है, न तो इधर न तो उधर। तो वैसे आप ट्रिक से पढ़ सकते हैं। प्रत्येक वर्ग का, अब इसके अंतर्गत कौन कौन शब्द आते हैं, तो प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ग 135 नाम दे सकते हैं। अल्प प्राण ध्वनियों की संख्या 19 और अनुस्वार प्लस स्वर कुल मिलाकर के 31 हो जाते हैं। कभी पूछेगा कि अल्प प्राण ध्वनियों की संख्या कितना है, तो 19 ही लगाएंगे। जब टोटल पूछ देगा तब आप 31 लगाएंगे। महाप्राण जैसे अक्षर जिनका उच्चारण करते समय वायु से मुंह अधिक निकले उसे महाप्राण कहा जाता है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा तथा चतुर्थ वर्ग, क्या दूसरा और चतुर्थ वर्ग, यह ध्यान रखेंगे। कुल संख्या जो है से 14 + 1 मिलाकर के विसर्ग को मिलाकर के 15 हो जाते हैं। यहाँ डायग्राम दिया गया है। अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण में हमने क्या बताया था
प्रथम तृतीय पंचम अर्थात 135 का ध्यान रखेंगे पर, ठीक है, अल्प प्राण में। उसी प्रकार महाप्राण में द्वितीय और चतुर्थ अर्थात सम संख्या 24। क ख इसे रटना नहीं है, केवल ध्यान रखना है। च छ ज झ और ट ठ, तो इस तरह से आप लिख करके खुद डायग्राम बना सकते हैं। घोष तत्व नाद, गूंज, झंकार और कंपन के आधार पर हमने फर्स्ट में ही बता दिया था कि हमारे जिह्वा का मुंह में कोई भी शब्द का उच्चारण करने में बहुत बड़ा योगदान निभाता है। जीभ के बिना आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, उम्मीद भी नहीं रख सकते हैं कि आप कोई भी शब्द बोल पाएंगे। सिर्फ इशारा कर सकते हैं, इसके से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सभी नाम एक ही है, घोष तत्व नाद गूंज झंकार कंपन सब एक ही नाम है, एक ही चीज को बोला गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखिए इसे दो भागों में बांटा गया है, एक अघोष और एक घोष। घोष के दूसरा नाम सघोष भी है। अघोष जिन अक्षर के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन नहीं होता है। अब जरा सोचिए कि बिना की तार को यदि हम हिलाएंगे ही नहीं तो क्या उसमें स्वर निकलेंगे, सात सुर निकलेंगे? तो जवाब होगा नहीं। उसी प्रकार यदि उच्चारण स्थान में स्वर तंत्रिका हिलेगा ही नहीं, ठीक है, कंपन ही नहीं करेगा, तो क्या होगा? आवाज नहीं निकलेगा। ऐसे चीजों को हम अघोष कहा जाता है हिंदी व्याकरण के अंतर्गत। प्रत्येक वर्ग के प्रथम तथा द्वितीय वर्ण क्या कहलाते हैं? तो अघोष कहलाते हैं। तथा मूर्धन सा, दंत सा, ठीक है, देखिए तालब सा, मूर्धन सा और दंत सा, ये क्या कहलाते हैं? अघोष कहलाते हैं। इनकी संख्या 13 मानी गई है। किसकी? अघोष वर्ण की। ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे सेकंड में सघोष और घोष, दोनों एक ही नाम है। जिन उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन होता है उसे अक्षर को हम घोष वर्ण कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का तृतीय, ठीक है, चतुर्थ एवं पंचम, इसे सघोष वर्ण कहा जाता है। यह अलावा ये सब ये भी आएंगे, ध्यान रखेंगे। तृतीय, चतुर्थ और पंचम ये सघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। इन पॉइंटों का आपको ध्यान रखना है। और घोष में प्रथम और द्वितीय, क्या? प्रथम और द्वितीय। तो कुछ नहीं करना है, इधर से 1 2 लिख लेना है और इधर से 3 4 5, तो एक को घोष और एक को सघोष मान लेना है। तो फर्स्ट में जो आ जाएगा उसको अघोष और सेकंड में जो आ जाएगा उसको सघोष मान लीजिएगा। ठीक है, तो आपको ट्रिक हम दे दिए। संयुक्त व्यंजन, जहां 2 या 2 से अधिक व्यंजनों का संयोग रहा है उसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। जैसे छ में देखिए क और स का मेल से छ का निर्माण होता है। आज्ञा में ज और इया के मेल से आज्ञा का निर्माण। त्र में त्र और र से, और स्र में स और र के मेल से होता है। इसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। व्यंजन द्वित्व, किसी भी शब्द में समान व्यंजन संयुक्त होते हैं उसे द्वित व्यंजन कहा जाता है। अर्थात द्वित का मतलब जुड़वा बच्चा। देखे होंगे कि गली मोहल्ले में जरूर आपको सुनाई देगा कि जुड़वा बच्चा हुआ, तो उसी प्रकार यहाँ जुड़वा शब्द जुड़े रहेंगे। देख लीजिए जुड़वा शब्द लगे हुए हैं, तो द्वित व्यंजन इसी को नाम दिया गया है। ट्रिक को पकड़ेंगे तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। दिया था कि मानक हिंदी में वर्णमाला की संख्या 52 मानी गई है और स्वरों की 11। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को हम बताने वाले हैं। आप सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे, 3 से 4 घंटा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वर्णमाला का टॉपिक यहीं पे आप समाप्त हो जाते हैं।